नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने इससे पहले दो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए थे आप लोगों के सुविधा के लिए और जानकारी दिया था मैंने कि 13 अगस्त 2025 को लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी किया है और ये कहा है कि आप 1 सितंबर 2025 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म फिर से भरें। और इसको उन्होंने परंपरागत फॉर्म कहा है। जैसे कि पहले उन्होंने परंपरागत फॉर्म भराया था वैसे ही उन्होंने इसे कन्वेंशनल फॉर्म कहा है ऑनलाइन तरीके से भरने के लिए, ताकि ये जो अब आप फॉर्म भरेंगे और जो आप अभिलेख भेजेंगे उसको ही आयोग अंतिम मानते हुए आपको इस परीक्षा में अर्ह समझते हुए आपका परिणाम घोषित करेगा। तो जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म को वो ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सेप्ट कर लेगा और स्क्रूटनी करने पर उसे सही पाएगा, उसको आयोग उस अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर जो वैकेंसी है उसके 3 गुना अभ्यर्थियों के आधार पर उसको उत्तीर्ण घोषित करेगा और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा। तो एक प्रकार की वो स्क्रीनिंग जरूर करेगा, इसीलिए परिणाम घोषित करने से पहले वो आपसे परंपरागत ऑनलाइन फॉर्म मांग रहा है। क्योंकि जब आपको प्री परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी तब लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया था कि लोक सेवा आयोग आपकी परंपरागत मुख्य परीक्षा थी, उस परंपरागत मुख्य परीक्षा में हम बैठने के लिए औपबंधिक आपको अनुमति देते हैं। आपकी अर्हता अनर्हता पर हम विचार अभी नहीं कर रहे और सबको जिन्होंने फॉर्म भरा है सबको परीक्षा में बैठने का अनुमति देते हैं। यानी कि आपको उन्होंने औपबंधिक रूप से प्रोविजनल रूप से एग्जाम दिला दिया है। अब आयोग आपके अभिलेखों को परीक्षण करेगा। अब वो देखेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी अर्हता, आपकी आरक्षण की अर्हता, आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र, आपका अनुभव प्रमाण पत्र, आपके ज्ञान जो कि उन्होंने मांग रखा है अनिवार्य अर्हता के रूप में, आप किस विभाग के कर्मचारी हैं, ये सब अब वो परीक्षण करेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन। और जो अभ्यर्थी इस स्क्रीनिंग में फॉर्म की स्क्रीनिंग में सफल हो जाएंगे उनका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और मेरिट के आधार पर उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए, पहले तो 100% में मुश्किल से 30 से 40% बच्चे अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे। अब उसमें भी लगभग 10%, कम से कम 10%, 40 में 10% और छट जाएंगे जो कि अर्हता पूरी नहीं कर पाएंगे या जिनको ये अर्हता संबंधी अभिलेख सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही चैलेंजिंग है। आप लोगों को कमर कस के अपने अभिलेखों को दुरुस्त करना है। फॉर्म भरने से पहले आप अपने अभिलेख इकट्ठा कर लें, क्योंकि फॉर्म भी बहुत डिटेल में भरना है। फॉर्म इतना आसान नहीं है, इसलिए आप किसी अच्छे कैफे में बैठिएगा, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से आपको देना है, हर चीज़ों को अपलोड भी करना है, एक एक सूचना को अच्छे तरह से आपको भरना है, फिर आपको मॉडिफाई करने की मौका मिलेगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, एक एक शब्द को फिर से देख लीजिएगा, कोई भी गलती हो तो मॉडिफाई करने का एक अवसर मिलेगा, उसको दुरुस्त कर लीजिएगा 1 सितंबर 2025 से पहले फाइनल सबमिट करने से पूर्व। अगर आपने इसमें किसी प्रकार की कमी किया तो आपको ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन और डिजिटली आपके आयोग के पास ये सूचनाएं आपकी उपलब्ध रहेंगी। तो देखिए, मैंने आपके स्क्रीन में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखा है। मेरे इसके पहले के 2 वीडियो में बहुत ही आप लोगों ने विस्तृत टिप्पणियां किया है, जैसा कि मैंने आपसे अपेक्षा किया था और मुझे खुशी है। और उसके अनुरूप आपने सारी समस्याओं को, एक एक समस्या, जो भी समस्या आपके सामने आई, आपने लिखा है और मैंने प्रत्येक टिप्पणी का, प्रत्येक कमेंट का मैंने जवाब दिया है।
इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जो कमेंट्स लिखकर भूल गए हैं ये अपने प्रश्न का उत्तर देखना, तो वो जरूर अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लें। आपके प्रत्येक अभ्यर्थी जिसकी कोई जिज्ञासा थी, कोई समस्या थी, तो उसको मैंने निदान किया है। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप फिर बताएंगे, फिर मैं बता दूंगा आपको। आप लिखिए, फिर बताऊंगा। और बहुत सी समस्याओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, सहायक पुलिस सचिव परीक्षा 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म आपका आया है, उसमें महत्वपूर्ण अभिलेख सभी के लिए दिमाग में रख लीजिएगा। ये बार बार बताना नहीं अच्छा लगता है, आप लोग बहुत सीनियर अभ्यर्थी हैं, और ये आपकी अनिवार्य है जो सभी के लिए है, चाहे वो आरक्षित संवर्ग का हो और चाहे वो अनारक्षित संवर्ग का हो। नंबर 1, निर्धारित प्रारूप जो कि 13 अगस्त 2025 के विज्ञप्ति के साथ जो प्रारूप लगाया है आयोग ने 1 से 7 बिंदुओं का, उसकी सूचना चाहिए आयोग को अनिवार्य रूप से। उसमें अनुभव एवं ज्ञान का उल्लेख है। उसमें आपका नियोजक या नियुक्त प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, आप बाएं तरफ कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर करा दीजिए और दाहिने तरफ नियुक्त प्राधिकारी के हस्ताक्षर करा दीजिए, जो कि अनुभव और ज्ञान का है। अब ये 7 बिंदु कौन कौन से हैं? मेरे कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था कि सर ये प्रारूप को भरना बता दीजिए। तो देखिए, मैंने प्रारूप बना दिया है बगल में, दाहिने साइड में देखिए। इसमें सबसे पहला है, संक्षेप में मैंने बना दिया है। नंबर 1 क्रमांक है, नंबर 2 विवरण है, नंबर 3 टिप्पणी सूचना है जो कि आपका नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय अध्यक्ष भरेंगे। ठीक, अभ्यर्थी का नाम, आप अपना नाम भर दीजिए स्वयं। चाहे तो आप इस प्रारूप को टाइप करा लीजिए और आप यह प्रारूप डाउनलोड करके पेन से भर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, आपके पास समय है, आप उसको टाइप करा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेम उसी रूप में। नंबर 2 कार्यालय। कार्यालय में ये है कि जहाँ पर वो कार्यरत है, जहाँ पर अभ्यर्थी कार्यरत है, उस कार्यालय का नाम लिखेंगे। ये कार्यालय राजकीय कार्यालय हो सकता है, विश्वविद्यालय हो सकता है। ठीक है, आपकी एक समस्या का मैं और निदान कर दूं। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब राजकीय कार्यालय का अनुभव मिला है। ध्यान रहे, आयोग के अगर आप वेबसाइट में जाएंगे और इस ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय एक जगह पर यह आया है कि आप अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो कौन कौन लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे? नंबर 1 भारत सरकार का कर्मचारी है, या राज्य सरकार का कर्मचारी है, या कोई अन्य शासकीय कर्मचारी है, या अर्ध शासकीय संस्था का कर्मचारी है। ये सभी लोग अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। अब देखिए, और आयु सीमा में किसको छूट दी गई? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी, परिषदीय शिक्षक एवं उसके कर्मचारी, अनुदानित उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं उसके कर्मचारी, तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारी। विश्वविद्यालय में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो राज्य विश्वविद्यालय हो या कैसा विश्वविद्यालय हो। ठीक है, आपके, लेकिन वो अर्ध शासकीय शब्द आया है। अब आप देखिए, जब भी आपका नियुक्त प्राधिकारी और कार्यालय अध्यक्ष आपसे ये कहे कि महोदय आप राज्य कर्मचारी नहीं है, तो आप उनको फॉर्म जो भर दिया है उस फॉर्म को आप भरकर उसकी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और बताइएगा कि देखिए कि अभ्यर्थी को एनओसी देना है और आयोग ने इनको अर्ह माना है एनओसी के लिए। किसको किसको? भारत सरकार का कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी, अन्य शासकीय कर्मचारी, अर्ध शासकीय संस्था का कर्मचारी। तो अर्ध शासकीय संस्था यानी कि पीएसयू हो गया, बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय हो गए, परिषदीय शिक्षक हो गए, परिषदीय कर्मचारी हो गए, आपके जितने भी बोर्ड हैं वो हो गया, विकास प्राधिकरण हो गए, नगर निगम हो गए, ये अर्थशास्त्री जितने भी निगम हैं, वन निगम हो गया, आवास विकास हो गया, यूपी कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आ गया, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इसमें आ गए, और भारत सरकार के जो अर्थशास्त्रीय संस्थाएं हैं, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईपीसीएल, बीपीसीएल, ये जितने भी अर्थशास्त्रीय संस्थाएं हैं गवर्नमेंट से है। आप लिखा होता है अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये सारी अर्थशास्त्रीय संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये सारे कर्मचारी लोक सेवा आयोग ने स्वयं अपने ऑनलाइन फॉर्म में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते समय कह दिया है कि इन सभी कर्मचारियों के द्वारा एनओसी देना होगा। तो क्लियर हो गया, अर्थशास्त्रीय कर्मचारी भी इसके लिए अर्ह हैं। और आयु सीमा में छूट देकर स्पष्ट कर दिया कि आयु सीमा में उन्हीं को छूट दी जाएगी जो परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर प्योरली राज कर्मचारी लेते तो आयु सीमा में छूट लिखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। लोक सेवा आयोग ने स्वयं आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों को, परिषदीय शिक्षकों को, कर्मचारियों को, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय को, विश्वविद्यालय के कार्मिकों को। ठीक है, तो आपका अगर नियोजक, आपका कार्याध्यक्ष कहीं कोई दिक्कत पैदा करता है तो आप उसको विज्ञापन दिखाइए अंडरलाइन करके, और ऑनलाइन जब फॉर्म भर रहे हैं उसका प्रिंट आउट भरने के बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिए और बता दीजिए कि देखिए साहब ये लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट में आपको मॉडिफाई करके फाइनल सबमिट करना है। प्रिंट आउट आप कई बार निकाल सकते हैं फॉर्म भरकर, क्योंकि वो लॉक नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। सबमिट होगा मॉडिफाई करने के बाद, जब दूसरी बार आप सबमिट कर दोगे तब जाकर वो लॉक होगा। ठीक, तो आयु सीमा में छूट आपको दी गई, एज रिलैक्सेशन दिया गया आपको, और आपको बता दिया गया किन से हमें चाहिए एनओसी। ठीक है, अब देखिए हम ऊपर महत्वपूर्ण अभिलेखों में फिर से आ रहे हैं कि आपको बता दिया 1 से 7 बिंदुओं तक की सूचना, और सूचना में चौथा नंबर आ गया, क्या 7 वर्ष का अनुभव है? तो आपका कार्याध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, नियुक्त प्राधिकारी लिखेगा का 7 वर्ष का अनुभव है। ठीक, हाँ लिख देगा, बस इसको डिटेल जरूरत नहीं है। पद नाम, नियुक्ति तिथि, कार्य की अवधि। मान लीजिए बहुत से कार्मिक एक से अधिक विभागों में नौकरी किए हैं, एक से अधिक कार्यालयों में नौकरी किए हैं। यदि आपके कार्याध्यक्ष के पास आपका वो पुराने कार्यालय का, राजकीय कार्यालय का, शासकीय कार्यालय का, अर्थशास्त्रीय कार्यालय का प्रमाण पत्र है, आपके अनुभव प्रमाण पत्र है, वहां के द्वारा निर्गत किया गया कोई पत्र है जिसमें लिखा हो पदनाम, नियुक्ति की तिथि लिखी हो, कार्य की अवधि लिखी हो, तो उसका आपका विभागाध्यक्ष या कार्याध्यक्ष उल्लेख कर सकता है। आप स्वयं उल्लेख कर दीजिए और साक्ष्य लगा दीजिए ताकि कार्याध्यक्ष को हस्ताक्षर करने में दिक्कत ना आए। और लिख दीजिए साक्ष्य संलग्न। वेतनमान, जिस वेतनमान में आप पिछले कार्यालय में थे उसका वेतनमान लिखिए, और जब आप वर्तमान में कार्यालय में उसका वेतनमान लीजिए। अगर एक से अधिक विभागों में, एक से अधिक नौकरी में 7 से अधिक वर्ष का अनुभव है तो आपको दोनों विभागों, दोनों कार्यालयों, अलग अलग नियोजक के दोनों कार्यालयों का आपको विवरण देना पड़ेगा, अन्यथा आपका 7 वर्ष का अनुभव पूरा नहीं होगा। यदि किसी एक कार्यालय में नौकरी करते हुए 7 साल का अनुभव पूरा हो गया है तो आपको पिछले कार्यालय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग 7 साल का अनुभव मांग रहा है। मान लीजिए किसी के पास 12 साल का अनुभव है, 3 साल का अनुभव किसी दूसरे विभाग का था, वहां उसने त्यागपत्र दे दिया, या वहां से वो एनओसी लेकर चला आया, ठीक है, और नई नौकरी ज्वाइन कर ली, यहां पर उसके पूरे हो जा रहे हैं 9 साल, तो फिर जरूरी नहीं है कि पुराना कार्यालय का आप उल्लेख करें। ये तब परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब 2 कार्यालयों का मिलाकर 7 साल का अनुभव बन रहा है। ठीक है, इसीलिए उसने 5 का में लिखा है जिस पद पर कार्यरत था अथवा है। अगर कार्यरत था उसका विवरण कीजिए और है उसका वर्णन कर दीजिए, उसका पदनाम, उस पद पर नियुक्त की तिथि तथा कार्य करने की अवधि। ठीक है, कब से कब तक अनुभव रहा है। नंबर 6, सेवा कभी बाधित हो तो नहीं हुई है, यदि हाँ तो उल्लेख करें। अगर सर्विस ब्रेक हुई है तो उसका उल्लेख कर दें, लेकिन वो इसलिए पूछ रहा है अगर सर्विस ब्रेक हो गई 7 साल के बीच में तो फिर वो आपको अर्ह नहीं मानेगा। कोशिश करिएगा कि सर्विस ब्रेक के बाद आपकी 7 साल की अबाध सेवा हो। मान लीजिए टोटल आपकी 7 साल की सेवा है और 2 महीने की सर्विस ब्रेक है, तो सर्विस ब्रेक की परिभाषा के अंतर्गत सर्विस ब्रेक के पहले की सेवा वैध नहीं रह जाती, तो इसलिए फिर आपका 7 साल सेवा नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति नौकरी के 2 साल के अंदर सर्विस ब्रेक हो गई, उसके बाद वो 10 साल नौकरी कर चुका अवैध रूप से, तो फिर सर्विस ब्रेक का कोई औचित्य नहीं आएगा। तो आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से भरिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। 7 का, जो कि सबसे ज़्यादा आपके द्वारा डिमांडेड पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी
हिंदी व अंग्रेजी का ज्ञान रखता है? यदि हाँ तो उसका आधार आप लिखिए, हाँ रखता है। आधार ये है कि शासकीय सेवा में हिंदी और अंग्रेजी ज्ञान सामान्य रूप से अनिवार्य आर्ता होती है और पत्राचार भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से किया जाता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है ना, आप लिख दीजिएगा इंटर डिपार्टमेंटल, बाहर के राज्यों से केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार से जो पत्र प्राप्त होते हैं उनका जवाब हिंदी अथवा अंग्रेजी जैसा आवश्यक हो लिखा जाता है। ठीक है, यही आधार है। और बहुत से लोग पीएफएमएस पे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग भारत सरकार की योजनाओं को काम कर रहे हैं, भारत सरकार की गाइडलाइंस आती है वो अंग्रेजी में आती है। तो ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जो हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखता है। और ये उसको, और बहुत से रिटों को अंग्रेजी में लिखना होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिटें अंग्रेजी में आती हैं। तो बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी में काम नहीं होता है। उनके पास हो सकता है कि उनको काम करने का अंग्रेजी में मौका ना मिला हो अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जीवन में अंग्रेजी में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। जब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रिटें आएंगी वो अंग्रेजी में आएंगी, जब निर्णय आएंगे वो अंग्रेजी में आएंगे। आपको अंग्रेजी में समझना है, अंग्रेजी में ही टाइप करना है और जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेजी में आपको लिख कर भेजना है। ठीक है ना, अब आप उस समय ये नहीं कह सकते सब अंग्रेजी नहीं आता हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगर इस परीक्षा में आपको बैठना है सहायक पुरुष की परीक्षा में, तो किसी भी आपको समझाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को, क्या कहते हैं कि हेड ऑफ द ऑफिस को, कि हिंदी और अंग्रेजी एक सामान्य है और जरूरत पड़ने पर सर हमको काम करना पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी लेखा नियमों का ज्ञान रखता है? यदि हाँ, लेखा नियमों का सभी ज्ञान रखते हैं। हर अभ्यर्थी ने जो भी जिस पद का था उसने मुझसे पूछा कि सर हम अपने लेखा नियमों में क्या लिखें। मैंने अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में हर अभ्यर्थी के प्रश्न का उत्तर दिया है। आप देख लें कि आपके पद के अनुरूप मैंने आप में क्या लिखा है। शिक्षकों को भी बता दूं मैं, कंपोजिट ग्रांट बनाना, पीएफएमएस के काम करना, अपना वेतन तैयार कराना जाकर बीओ कार्यालय में, इसके अलावा ऑडिट पैरों का निस्तारण कराना, लेखा संप्रेक्षण कराना, ये सब लेखा के काम हर टीचर करता है। हर टीचर कभी न कभी अपने कार्यालय में, अपने विद्यालय में लेखा संबंधी काम करता है। पीएफएमएस पर अपनी वेतन तैयार कराता है, बहुत से योजनाओं को चला रहा है, कंपोजिट ग्रांट की तैयार कराता है, अपने ऑडिट पैरों का निस्तारण कराता है, विभिन्न प्रकार के कामों को करता है लेखा संबंधी। इसलिए शिक्षक के पास भी लेखा का नियम है। बहुत से अभ्यर्थी ये कह रहे हैं शिक्षक के पास लेखा का नियम नहीं होता है। शिक्षक सारे प्रकार के काम कर रहा है। ठीक है, वो जब जाकर जनगणना करा रहा है वहाँ भी लेखा का काम है, वहाँ भी है। जब वो चुनाव की ड्यूटी कराता है तो भी वहाँ पर लेखा का काम करता है। तो लेखा नियमों का ज्ञान हर शिक्षक के पास होता है। अपना वेतन तैयार करवाता है, एरियर बनवाता है, छुट्टियों करता है, यात्रा भत्ता बिल तैयार करता है, यही सब लेखा के काम है। ठीक है, लेखा के काम के लिए कोई बैलेंस शीट बनाना नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, कोई करंट रेशियो और फिक्स रेशियो निकालना काम नहीं है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला ज्ञान हो लेखा नियमों में। शासकीय सेवा में सामान्य रूप से जो भी लेखा नियमों की जानकारी होनी चाहिए वो सभी उसका ज्ञान रखता है हर शिक्षक। इसलिए आप बिल्कुल से लिखिए और उसको आप अपना हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये आपके पर निर्भर करता है कि आप अपने कार्यालयाध्यक्ष और अपने नियोजक विभागाध्यक्ष को किस प्रकार से आप प्रभावित करते हैं। ठीक है, अपनी बातों से। तो आपके समझ गए कौन कौन से अभ्यर्थी आ रहे हैं। आयु सीमा में छूट बता दिया। आरक्षण जिनको चाहिए उन्हें जात प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने के प्रमाण पत्र, ये सब संलग्न करना होगा। अंतिम तिथि ऑनलाइन भरने की 1/9/25 है और ऑफलाइन आयोग के गेट नंबर 3 में पहुंचाने का समय आपका 8 सितंबर है। 8 सितंबर तक ये पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, गेट नंबर 3 पे आप स्वयं जाएं या स्पीड पोस्ट से भेज दें। तो आपको, मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको किसी भी पॉइंट पर किसी प्रकार की आपत्ति, समस्या या कंफ्यूजन है तो अनिवार्य रूप से टिप्पणी करेंगे तो आपकी समस्या का निदान तुरंत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।